नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है राजेश और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए यह कहानी राजेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 20 सालों से इस लोहे के दानव यानी अपने ट्रक को चला रहा हूं। माल ढोना ही मेरा काम है और मेरी जिंदगी यही हाईवे, ये सड़कें हैं। उस रात मैं माल लेकर दिल्ली जा रहा था। रात के लगभग 1 बजे होंगे जब मैं उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र सहारा थीं। ठंड का मौसम था और मैंने अपने विंडशील्ड वाइपर को थोड़ा तेज कर दिया क्योंकि हल्की धुंध पड़ने लगी थी। मन में एक ही धुन थी, जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना है। अचानक मेरी नजरों ने सड़क के किनारे कुछ देखा। कौन होगा इतनी रात को, मैंने खुद से पूछा। एक दुबली पतली, शायद बहुत बुजुर्ग औरत हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। उसकी शक्ल तो ठीक से दिख नहीं रही थी, लेकिन उसका सफेद साड़ी में हाथ हिलता हुआ बिल्कुल साफ था। अब आप जानते हैं, हम ट्रक वाले अक्सर अकेले होते हैं और रात में किसी को ऐसे छोड़ना हमारे उसूलों के खिलाफ है, खासकर जब कोई इतनी बेबसी से लिफ्ट मांग रहा हो। मैं भी इंसान हूं, दिल में थोड़ी दया आ गई। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया और ट्रक को उसके पास रोका। मैंने केबिन से ही आवाज दी, ओ माय, कहां जाना है? वह धीरे धीरे मेरे पास आई। पास आने पर उसकी उम्र और थकान साफ दिख रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी मुझे बेचैन कर गई। वह बोली, बेटा मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी पुरानी खड़खड़ाहट। ठीक है माई, मैंने दरवाजा खोला और कहा, आओ बैठो, लेकिन जल्दी बताना कहां उतरना है। मैंने उसे सहारा देकर केबिन में बिठाया। उसके बैठते ही केबिन में एक अजीब सी, पुरानी और थोड़ी सड़ी हुई गंध भर गई। मुझे लगा शायद वह बहुत देर से चल रही होगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ चला। करीब 5 मिनट ही हुए होंगे कि वह बुढ़िया बोली, रुक जा बेटा, आ गया मेरा गांव। मैंने ट्रक धीमा किया और एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास रोका। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह तेजी से नीचे उतरी। मैंने उसे उतरते हुए देखा और उसी पल मुझे कुछ अजीब लगा। इतनी उम्र में कोई इतनी फुर्ती से कैसे उतर सकता है? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, वह बुढ़िया बिना एक बार मुड़कर धन्यवाद कहे सीधे बरगद के पेड़ की तरफ चली गई। फिर जो हुआ वह मेरी रूह कंपा देने वाला था। पेड़ के पास पहुंचकर वह मुड़ी और मेरी तरफ पीठ कर ली। उसने अपनी कमर झुकाई और एक ही झटके में अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, जैसे कुछ छिपा रही हो। मैं सदमे में जम गया। बीच सड़क पर एक बुजुर्ग औरत। लेकिन अगली चीज जो मैंने देखी, उसने अपने शरीर के निचले हिस्से से एक सड़ी हुई काली लकड़ी की टोह निकाली। वह टोह किसी फटी हुई बोरी में लिपटी हुई थी। उसने उस बोरी को फाड़कर फेंक दिया और वह टोह नहीं, किसी इंसान की जांघ की हड्डी जैसी लग रही थी। उसने उस हड्डी को उठाया और उसे एक पेड़ की डाल पर कील ठोक कर टांग दिया और फिर वह उस हड्डी के पास जाकर डाली पर लटक गई। अपने दोनों हाथों से उस डाल को पकड़े हुए वह लटकी हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर अब वह बेबसी नहीं थी, अब थी एक खौफनाक डरावनी हंसी। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से पागलपन की तरह हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज उस सुनसान रात के सन्नाटे को चीर रही थी।
मेरे शरीर में खून जम गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक पल भी वहां रुकूं। मैंने तेजी से गियर बदला और एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा। मैंने शीशे में देखा, वह अभी भी लटकी हुई हंस रही थी। मैंने जितना तेज हो सकता था ट्रक को भगाया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और माथे पर पसीना आ गया था। मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि वह सब एक बुरा सपना हो या मेरी आंखों का धोखा। करीब 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने थोड़ा चैन की सांस ली। गलती हो गई, क्यों रोका मैंने उसे? मैं पछता रहा था। तभी मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे फिर से सड़क के किनारे वही औरत दिखाई दी। ठीक उसी जगह, उसी तरह वह हाथ करके लिफ्ट मांग रही थी। इस बार मैंने न तो ब्रेक लगाया न ही धीमा किया। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन अपनी हिम्मत बटोरी और सीधा आगे निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागना चाहता था। लेकिन वह आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। हाँ हाँ। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं तेजी से ट्रक भगा रहा था, जैसे कोई भूत मेरा पीछा कर रहा हो। थोड़ी दूर और गया तो एक मोड़ आया। जैसे ही मैंने मोड़ काटा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सड़क के ठीक बीचों बीच वही बुढ़िया औरत अब मेरी तरफ मुंह करके खड़ी थी और फिर से वह जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी अब और भी भयानक और तीखी लग रही थी। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। टायर जोर से चीखे और मेरा ट्रक उस औरत से बस 1 मीटर की दूरी पर आकर रुक गया। मैं पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गया। वो बीच सड़क पर खड़ी बस हंसे जा रही थी और फिर अचानक वह हवा में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मैंने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं कांप रहा था। मैंने केबिन के दरवाजे, खिड़कियां सब चेक की, सब बंद थे। तभी मुझे अपने कान के पास एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और एक आवाज बहुत नजदीक, लगभग मेरे कान को छूते हुए फुसफुसाई, बेटा थोड़ा और आगे, छोड़ दो। अगले ही पल मेरी आंखें फटी रह गईं और मैं चीखता हुआ स्टीयरिंग पर गिर गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरा ट्रक ठीक वहीं खड़ा था जहां मैंने ब्रेक लगाया था, उस औरत से 1 मीटर की दूरी पर। लेकिन अब उसके आजू बाजू लोग खड़े थे। वह औरत कहां गई? क्या वह सपना था? लेकिन तभी मैंने देखा, मेरे बगल वाली सीट पर जहां बुढ़िया बैठी थी, वहां मिट्टी और सड़े हुए कपड़े के कुछ टुकड़े पड़े थे और मेरी शर्ट के कॉलर पर एक लंबा सफेद बाल चिपका हुआ था। यह सिर्फ सपना नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो तेज धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं कांपता हुआ स्टीयरिंग पर टिका था। बाहर से आ रही लोगों की धीमी फुसफुसाहट ने मुझे होश में लाया। मैंने हड़बड़ी में केबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकला। क्या हुआ भाई साहब? इतनी सुबह सुबह ट्रक को ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़ा कर दिया? एक गांव का आदमी चिंतित स्वर में पूछ रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। मेरा ट्रक उस सुनसान मोड़ पर खड़ा था जहां रात को मैंने ब्रेक लगाया था। वहां से मुश्किल से 1 मीटर आगे था। वह बुढ़िया गायब थी। मैं बेहोश हो गया था। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। मैंने पीछे मुड़कर अपनी केबिन की सीट देखी। वहां पड़े सड़े हुए कपड़े के टुकड़े और मिट्टी अब भी मौजूद थे और मेरी शर्ट पर वह सफेद पतला बाल भी चिपका था। यह सब सपना नहीं था। लगता है आपको नींद का झटका आ गया था, दूसरे आदमी ने कहा। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान उस बूढ़े आदमी पर गया जो थोड़ी दूर पर खड़ा था और अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा जी, यह कौन सा इलाका है? वह बाबा जी मेरे पास आए और अपनी धोती को कसते हुए बोले, बेटा, यह रानिया गांव से थोड़ा आगे का मोड़ है और यह जो बरगद का पेड़ तुम पीछे देख रहे हो ना, यहां रात को रुकना मना है। क्यों बाबा जी, क्या बात है? मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई।
क्योंकि यह जगह चुड़ैल के साए में है, बाबा जी ने दबी हुई आवाज में कहा। यहां रात को अक्सर जो लोग लिफ्ट देते हैं या अकेले चलते हैं वो जिंदा नहीं लौटते। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो कि आज सुबह का सूरज देख पाए। क्या तुमने उस औरत को देखा था? मेरा मुंह सूख गया। मैंने बस सिर हिलाया। वो चुड़ैल है बेटा, लोग उसे लटकी माई कहते हैं। वो लोगों से लिफ्ट लेती है और फिर उन्हें बरगद के पेड़ के पास बुलाकर उसी तरह हंसती है जैसे तुम बता नहीं पाओगे। बाबा जी की आंखों में डर था। उसने मेरे कान में फुसफुसाया था, थोड़ा और आगे छोड़ दो। मैंने कांपते हुए बताया, बस इसका मतलब है वह तुम्हारे साथ आ गई है। बाबा जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जब वह गायब हुई और फिर केबिन में आई तो वह तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे ट्रक में जगह बना चुकी है। अब वह तुम्हें दूर तक नहीं जाने देगी। मैंने तुरंत माल मालिक को फोन करके बताया कि मैं लेट हो गया हूं, लेकिन मैंने चुड़ैल वाली बात छिपा दी। मैं जल्दी से जल्दी उस जगह से दूर जाना चाहता था। मैंने बाबा जी को धन्यवाद कहा, ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। मेरी यात्रा अब पहले जैसी नहीं थी। मैं हाईवे पर था, ट्रक अपनी सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैं लगातार अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था। हर थोड़ी देर में मुझे लगता कि कोई मेरी सीट के पीछे खड़ा है। एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे केबिन के पिछले हिस्से में रखे मेरे कंबल पर किसी ने पैर रखा हो। मैंने अचानक ब्रेक लगाकर पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था सिवाय मेरे धूल भरे कंबल के। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा और केबिन के चारों ओर घूमकर देखा। सब ठीक था। मैंने खुद को डांटा, राजेश तुम डरपोक बन रहे हो, सब मन का वहम है। जैसे ही मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और चाबी घुमाई, मेरे बाजू वाली सीट पर जहां सुबह तक सिर्फ मिट्टी थी, वहां अब एक सूखी हुई पीली गुलाब की माला रखी थी। ऐसी माला जो शायद किसी पुरानी मजार पर चढ़ाई जाती है। मेरा दिल फिर डूब गया। मुझे यकीन हो गया वह मेरे साथ है। मैंने उस माला को उठाया और जल्दी से बाहर फेंक दिया। अब मैं डर के बजाय गुस्से में था। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मैंने ट्रक फिर से तेजी से चलाना शुरू किया। शाम होने वाली थी और मैं चाहता था कि रात होने से पहले मैं किसी बड़े शहर के पास पहुंच जाऊं जहां रोशनी हो और लोग हों। अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। मैंने अपनी हेडलाइट्स ऑन की। तभी मेरे ट्रक के हॉर्न ने अचानक अपने आप जोर से आवाज की। मैं चौंक गया। मैंने हॉर्न को हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने फिर से हॉर्न को चेक किया, वह बिल्कुल सही था। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। 2 मिनट बाद फिर से अपने आप हॉर्न इतना भयानक और अजीब आवाज में बज रहा था जैसे कोई पागलपन में हॉर्न बजा रहा हो। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ट्रक को रोका और इंजन बंद कर दिया। अब कोई आवाज नहीं थी। मैंने सोचा कहीं वायरिंग में गड़बड़ी तो नहीं। मैं स्टीयरिंग के नीचे झुककर वायरिंग चेक करने लगा। सब ठीक लग रहा था। जब मैं सीधा हुआ और स्टीयरिंग की तरफ देखा तो मैंने देखा कि स्टीयरिंग व्हील के बीचों बीच जहां हॉर्न का बटन होता है वहां एक छोटी उंगली रखी थी। एक काली सूखी हुई बूढ़ी उंगली जो धीरे धीरे हॉर्न के बटन को दबा रही थी। मैं इतना डर गया कि एक चीख मेरे गले में ही अटक गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और डर के मारे सीट से पीछे की तरफ खिसक गया। जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो उंगली गायब थी। हॉर्न बजना बंद हो गया था, लेकिन उस जगह पर जहां वह उंगली रखी थी अब गहरे लाल रंग का एक छोटा धब्बा था, जैसे किसी सड़े हुए मांस का टुकड़ा छूट गया हो। अब मुझे यकीन हो गया कि यह चुड़ैल मेरे ट्रक को अपना नया घर बना चुकी है और मुझे कहीं जाने नहीं देगी। ये मेरी जान के पीछे पड़ी है। वह रात मेरे लिए कयामत बन चुकी थी। स्टीयरिंग पर चिपका लाल सड़ा हुआ धब्बा मेरी आंखों के सामने था, जो लगातार यह बता रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ मेरा वहम नहीं है। मैंने उस धब्बे को अपनी शर्ट के कपड़े से जोर से पोंछने की कोशिश की,
लेकिन वह धब्बा और भी गहरा होता गया, जैसे वह सीमेंट की तरह चिपक गया हो। अब मुझे पता था कि मुझे इस चुड़ैल से लड़ना होगा या कम से कम इससे भागना होगा। मैंने इंजन स्टार्ट किया। रात पूरी तरह से छा चुकी थी। ट्रक अब धीमी गति से चल रहा था क्योंकि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। करीब 1 घंटे तक सब कुछ शांत रहा। यह शांति किसी तूफान से पहले की शांति लग रही थी। मैं लगातार हनुमान चालीसा मन में दोहरा रहा था और मैंने अपनी जेब में रखा छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट कसकर पकड़ रखा था। मैं एक ढाबे की तलाश में था जहां मैं रुककर लोगों के बीच रात गुजार सकूं। तभी मेरे ट्रक के साइड व्यू मिरर में मैंने कुछ देखा। पीछे की सड़क पर अंधेरे में एक सफेद आकृति मेरे ट्रक की तरफ तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। वह इतनी तेज थी कि कोई इंसान उतनी रफ्तार से नहीं भाग सकता। वह लटकी माई थी। वह दौड़े जा रही थी और अब उसकी आंखें मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में 2 जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा पैर दबा दिया। ट्रक चीखता हुआ 80 से 100 की रफ्तार पर पहुंच गया। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। ट्रक की रफ्तार से भी तेज वह सफेद आकृति तेजी से नजदीक आ रही थी। एक भयानक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वह मेरे ट्रक से टकराएगी और अगले ही पल वह मेरे मिरर से गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी मेरे ट्रक की छत पर ठीक मेरे सिर के ऊपर तेज खुरचन की आवाज आई। क्रैच क्रैच क्रैच, जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखूनों से लोहे को छील रहा हो। मैं ऊपर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं डर गया था कि अगर मैंने छत पर देखा तो उसकी भयानक शक्ल मुझे दिखाई देगी। अचानक मेरे विंडशील्ड के ठीक ऊपर एक उल्टा बूढ़ा चेहरा मेरी तरफ झांका। वह छत पर उलटी लटकी हुई थी और उसकी आंखें मेरे दिल को चीर रही थीं। उसके सूखे होंठ एक डरावनी मुस्कान में फैले हुए थे। भटक भटक कर कहां जाएगा, उसने एक भयानक फुसफुसाहट में कहा जो मेरे कान के पर्दे फाड़ गई। उसने अपना एक लंबा काला नाखून मेरे सामने के शीशे पर रखा और धीरे से घसीटा। चच चच, शीशे पर एक गहरी लंबी दरार पड़ गई। मैं पागलों की तरह चीखा और स्टीयरिंग को जोर से घुमा दिया। तेज रफ्तार में स्टीयरिंग घुमाने से ट्रक पूरी तरह बेकाबू हो गया। ट्रक सड़क से उतर गया और जोरदार आवाज के साथ खेतों में उतर गया। धड़ाम धड़ाम, अंदर का सारा सामान उछल गया। मैं सीट बेल्ट से बंधा होने के कारण बचा, लेकिन मेरा सिर जोर से साइड के शीशे से टकराया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ तिरछा होकर रुक गया। चारों तरफ मिट्टी और धूल का गुब्बार छा गया। मैं दर्द से कराह रहा था, लेकिन मेरा ध्यान दर्द पर नहीं था। ट्रक के रुकते ही छत पर और शीशे पर होने वाली हरकतें बंद हो गईं। चारों ओर गहन सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे हिलने लगा। मेरा सिर घूम रहा था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर लटक कर गहरी सांस ली। मैं कीचड़ और सूखी घास के बीच खड़ा था। ट्रक तिरछा खड़ा था, लेकिन गनीमत थी कि पलटा नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी या वाहन नहीं था। मैं पूरी तरह अकेला था। मैंने सोचा, यह मेरा आखिरी मौका है, मुझे इस ट्रक को छोड़ना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और वापस केबिन में आया। मैंने अपनी ज़रूरी चीज़ें और वह हनुमान लॉकेट लिया। जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहता था, अचानक मेरे ट्रक की डिग्गी, पीछे माल रखने वाला हिस्सा से जोरदार थक थक की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से मेरे ट्रक के लोहे को पीट रहा हो। बाहर बाहर मत जाना बेटा, एक भयानक गूंजती हुई आवाज ने कहा। यह आवाज ऊपर से नहीं, नीचे से, ट्रक के चेसिस के अंदर से आ रही थी। तू मेरा है, तू यहीं मरेगा। थक थक की आवाज तेज हो गई और अब मुझे लगने लगा कि चुड़ैल ने मेरे ट्रक के चेसिस के अंदर अपना डेरा बना लिया है। मैं दरवाजा खोलने से डर गया। क्या पता बाहर निकलते ही वह मेरे ऊपर झपट पड़े। मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठ गया और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। मैंने अपना फोन निकाला
लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मेरे पास अब न भागने का रास्ता था और न ही कहीं छिपने का। ट्रक अब मेरा जेल था। अचानक ट्रक के हॉर्न ने फिर से एक लंबी डरावनी आवाज निकाली, पी एन। और फिर वही फुसफुसाहट मेरे कान में आई, इस बार और भी करीब और भी बर्फीली। अकेला हूं, अकेला, और थोड़ा और आगे छोड़ दो मेरे बेटे। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। मेरे कान में गूंज रही उस भयानक फुसफुसाहट ने मेरी हिम्मत तोड़ दी थी। ट्रक अब खेतों में तिरछा खड़ा था और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, जिसे सिर्फ मेरी तेज धड़कनें ही तोड़ रही थीं। मैंने कसकर हनुमान लॉकेट पकड़ा और खुद से कहा, राजेश, हार नहीं माननी। ट्रक के नीचे चेसिस से आ रही धम धम की आवाजें धीमी हुईं, फिर पूरी तरह बंद हो गईं। मुझे लगा शायद वह चली गई, लेकिन मुझे पता था कि वह बस मुझे धोखा दे रही है। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा धीरे से बंद किया। मुझे पता था कि अब भागना मुश्किल है। अगर मैं भागता तो वह मुझे खुले में पकड़ लेती। मुझे इसी केबिन में सुबह होने तक टिके रहना था। मैंने केबिन में रखा अपनी टॉर्च उठाई। मैंने पूरी केबिन को चमका कर देखा। सीट, डैशबोर्ड, छत सब खाली था, सिवाय मेरे। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी मेरे पैरों के पास गई। ट्रक के फ्लोर मैट पर, जहां गियर लीवर होता है, वहां एक बड़ा गीला धब्बा था। वह धब्बा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन पर काला कीचड़ फैला दिया हो। और उस धब्बे के अंदर मुझे दो लाल आंखें दिखाई दी। वह फ्लोर मैट से बाहर झांक रही थी। मैं उछलकर ड्राइवर सीट से हट गया और अपने दोनों पैर सीट पर मोड़ लिए। मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे उस धब्बे पर पड़ रही थी। धीरे धीरे उस कीचड़ के धब्बे से एक छोटी काली उंगली निकली और फिर एक और। वे उंगलियां रेंगती हुई मेरे गियर लीवर की तरफ बढ़ रही थी। खेल खत्म बेटा, धब्बे से एकदम घटी हुई आवाज निकली। मैंने अपने बचाव के लिए केबिन में रखी लोहे की रॉड उठाई। ये रॉड मैं हमेशा टायर बदलने के लिए रखता था। जैसे ही वह काली उंगली मेरे गियर लीवर को छूने वाली थी, मैंने पूरी ताकत से उस रॉड को उस धब्बे पर दे मारा। धड़ाम! जोरदार भीगी हुई आवाज आई। उसके साथ ही एक भयानक चीख निकली। यह चीख इतनी तीखी थी जैसे किसी कुत्ते को मारा गया हो। लटकी माई का चीखना सुनकर मेरा दिल दहल गया, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरी आखिरी लड़ाई है। मैंने एक बार और रॉड से उस धब्बे को मारा। इस बार धब्बा और तेजी से फैल गया और फिर तेजी से सिकुड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह धब्बा और वह उंगली सब गायब हो गए, सिवाय सड़ी हुई मीठी गंध के, जो अब बहुत तेज हो गई थी। मैंने हांफते हुए रॉड नीचे रखी। मुझे पता था कि मैंने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन यह भी पता था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मैंने अपनी घड़ी देखी। अभी भी रात के 3 बजे थे। सुबह होने में बहुत समय था। मैं अपने ट्रक के इंजन को जानता था। अगर मैं उसे बिना गियर लगाए स्टार्ट करूं तो वह वहीं खड़ा रहेगा। मैंने सोचा, वह मुझे ट्रक से बाहर नहीं निकलने दे रही। शायद मुझे इसे छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में बाबा जी की बात आई। जब वह गायब हुई और फिर केबिन में आई, तो वह तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे ट्रक में जगह बना चुकी है। ट्रक ही उसका नया घर है। अगर मैं उसे चोट पहुंचाता रहा तो शायद वह मेरे ट्रक को छोड़कर चली जाए। मैंने चाबी घुमाई। इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया। मैंने अब ब्रेक पर पैर रखा। मैं रॉड को कसकर पकड़ा हुआ था। मैं जोर से चिल्लाया, सुन ले चुड़ैल, मैं तुझसे डरता नहीं, तू मेरे ट्रक से बाहर निकल। कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैंने जानबूझकर ब्रेक पर पैर रखे हुए क्लच छोड़ा। चर्रर्रर्रर्रर्र। ट्रक का इंजन जोर से चीखा और टायर कीचड़ में जोर से फंसकर घूम गए। इंजन पर जोर पड़ा। जैसे ही मैंने यह किया, ट्रक के डैशबोर्ड से एक सफेद धुआं निकलने लगा। यह धुआं नहीं था, यह कुछ और था, जैसे कोई आत्मा जबरदस्ती बाहर निकल रही हो। और उस धुएं में मुझे लटकी माई का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा अब दर्द और गुस्से से भरा था। तूने मेरा घर जला दिया।
उसकी आवाज हवा में गूंजी। धुआं तेजी से निकला और मेरे ट्रक की खिड़की से बाहर की तरफ भागा। जब धुआं पूरी तरह से साफ हुआ तो सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैं हाँफ रहा था। मैंने टॉर्च से डैशबोर्ड चेक किया। धुआं निकलने वाली जगह पर अब सिर्फ एक जली हुई, सूखी हुई घास की गठरी पड़ी थी, जैसे उसने मेरे ट्रक को एक पुराने घर की तरह घास फूस से बना लिया हो। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। वह चली गई थी। तभी मेरे साइड व्यू मिरर में दूर सड़क पर, जहां से मैं आया था, एक छोटी सफेद आकृति दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और वह मुड़ी हुई थी। वह मुझे देख रही थी और फिर उसने अपना एक लंबा हाथ उठाया और मुझे अलविदा कहा, या शायद धमकी दी। वह लंबी रात आखिरकार खत्म हुई। सूरज की पहली किरणें मेरे विंडशील्ड की दरार पर पड़ रही थीं। मैं थका हुआ, सदमे में, लेकिन जिंदा था। मैंने साइड व्यू मिरर में फिर देखा। वह सफेद आकृति अब गायब थी। शायद वह हार मान चुकी थी या सूरज की रोशनी में छिप गई थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार हॉर्न अपने आप नहीं बजा। डैशबोर्ड से कोई धुआं नहीं निकला। मेरा ट्रक अब शांत था। मैंने हिम्मत करके ट्रक को कीचड़ से बाहर निकाला। टायर चीखे, लेकिन धीरे धीरे मेरा लोहे का दानव वापस सड़क पर आ गया। जैसे ही मैं सड़क पर आया, मैंने अपनी नजर सामने रखी और तेजी से ट्रक भगाया। मैं अब किसी भी हाल में वहां रुकना नहीं चाहता था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब कभी उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। कुछ घंटों की लगातार ड्राइविंग के बाद मैं एक बड़े शहर के पास पहुंच गया। यहां लोग थे, रोशनी थी और गाड़ियों की आवाजें थीं। अब मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था। मैंने एक पेट्रोल पंप पर ट्रक रोका। टंकी फुल कराने के बाद मैं ढाबे की तरफ गया। मेरी भूख और प्यास मुझे परेशान कर रही थी। ढाबे पर बैठकर मैंने भरपेट खाना खाया। खाना खाते समय भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट उतारी और तभी मैंने अपनी बाईं कलाई पर एक गहरा नीला निशान देखा। यह निशान गोल था, जैसे किसी ने रस्सी से बहुत कसकर बांध दिया हो। मुझे याद आया, जब वह लटकी माई मेरे कान में फुसफुसाई थी तो मुझे लगा था कि किसी ठंडे हाथ ने मेरी कलाई को छुआ था। यह निशान उसकी पकड़ का सबूत था। मैंने ढाबे वाले से पानी मांगा और अपना चेहरा धोया। जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मुझे लगा कि मैं 10 साल और बूढ़ा हो गया हूं। मैं जल्दी से ट्रक के पास वापस आया। मुझे अब माल डिलीवर करना था ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर वापस जा सकूं। मैं केबिन में बैठा और ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि मुझे फिर वही सड़ी हुई पुरानी गंध आई। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपने चारों ओर देखा। कहां से आ रही है ये गंध? मैंने अपनी सीट के नीचे, सीटों के पीछे, हर जगह देखा। तभी मेरी नजर ट्रक के सनवाइजर पर पड़ी। वह ऊपर उठा हुआ था। जब मैंने उसे नीचे किया तो उसके नीचे कागज का एक छोटा मुड़ा हुआ टुकड़ा चिपका हुआ था। कागज पुराना और पीला था। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मैंने उसे उठाया और खोला। उस पर किसी ने खून के धब्बे से लिखा था। हाँ, वह गाढ़ा काला लाल धब्बा खून जैसा ही था। लिखावट किसी बच्चे की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी। दूर मत जा बेटा, रात को फिर से अकेले आना। तेरा ट्रक अब मेरा है। इंतजार करूंगी बरगद के पेड़ के पास। थोड़ा और आगे छोड़ दो, तुम्हारी माई। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इसका मतलब था कि वह गई नहीं थी। उसने मेरे ट्रक पर निशान छोड़ दिया था। मैंने तुरंत वह कागज फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब मैं डर के साथ साथ भयानक चिंता में था। यह चुड़ैल मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वह मुझे मार नहीं देती या मैं उसका मकसद पूरा नहीं कर देता। मैंने जल्दी से माल डिलीवर किया और वापस घर की तरफ मुड़ने के बजाय सीधे अपने दोस्त के पास जाने का फैसला किया। मेरा दोस्त रमेश एक पुराना ट्रक मैकेनिक था। मैं रमेश के वर्कशॉप पर पहुंचा। क्या हुआ राजेश, तू इतना डरा हुआ क्यों है और तेरे ट्रक पर ये दरारें कैसी हैं? रमेश ने मेरी हालत देखकर पूछा। मैंने उसे बरगद के पेड़ वाली बात छोड़कर बाकी सब कुछ बता दिया। रात का पीछा, हॉर्न का बजना और खासकर वह लाल धब्बा जो अब भी स्टीयरिंग पर था और वह नीला निशान मेरी कलाई पर।
रमेश ने ध्यान से मेरी बात सुनी। वह एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन उसने भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थीं। उसने स्टीयरिंग पर पड़े धब्बे को छूने की कोशिश की। ये क्या बकवास है, ये तो पेंट नहीं है। फिर उसने नीचे झुककर मेरे ट्रक के फ्लोर मैट को देखा, जहां से वह गीला धब्बा निकला था। राजेश, रमेश ने आवाज दबाकर कहा, यहां ये सूखी हुई घास और मिट्टी कैसी है? ये तो अंदर से नहीं आई है, ये तो किसी ने जमा की है। रमेश ने ट्रक के नीचे झांका। अरे, तेरी चेसिस पर यह कैसा काला चिपचिपा पदार्थ लगा है? यह तो टायर से उछला हुआ कीचड़ नहीं है, यह तो किसी मरे हुए जानवर जैसा दिखता है। रमेश को देखते ही उल्टी आ गई। राजेश, रमेश हाँफते हुए बोला, यह ट्रक अब तेरा नहीं रहा, इस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तुम्हें इसे यहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी मेरे ट्रक का इंजन, जो बंद था, अचानक खुद ब खुद एक अजीब भयानक धीमी आवाज में घरघराने लगा, जैसे ट्रक के अंदर कोई जानवर सांस ले रहा हो। रमेश और मैं दोनों डर के मारे पीछे हट गए। हम ट्रक को घूर रहे थे। इंजन अपने आप, बिना चाबी के, उस गंदी आवाज में चल रहा था। इंजन की वह भयानक घरघराहट सुनकर रमेश की आंखें फटी रह गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजेश, ये क्या है? रमेश लगभग फुसफुसाया। चाबी तो इग्निशन में है ही नहीं, ये अपने आप कैसे चल रहा है? मैंने भी दहशत में पीछे हटते हुए कहा, रमेश, ये वही है, यह लटकी माई है। इसने मेरे ट्रक पर कब्जा कर लिया है। इंजन की घरघराहट अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर ट्रक के अंदर दहाड़ रहा हो। रमेश एक अनुभवी मैकेनिक था। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर यह मशीन है तो इसे बंद किया जा सकता है। वह जल्दी से ट्रक के बोनट के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बोनट जाम था, खुल नहीं रहा। रमेश चिल्लाया, कोई इसे अंदर से पकड़कर बैठा है। तभी इंजन की आवाज अचानक बदल गई। वह घरघराहट अब एक तेज पागलपन भरी हंसी में बदल गई। वही हंसी जो मैंने बरगद के पेड़ के पास सुनी थी। यह आवाज इंजन के अंदर से आ रही थी, इतनी तेज कि मेरे कान के पर्दे फटने लगे। रमेश डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी ट्रक के बोनट पर एक गहरे लाल रंग का हाथ का निशान दिखाई दिया। वह निशान ऐसा था जैसे किसी ने जलते हुए लोहे पर अपना हाथ रख दिया हो। रमेश चिल्लाया, भाग राजेश, अब यह ट्रक जिंदा हो गया है। हम दोनों तेजी से वर्कशॉप के अंदर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही रमेश ने खिड़की से झांका। राजेश, यह चुड़ैल ट्रक को तुम्हारे पीछे भेज रही है। मैंने देखा, मेरा ट्रक बिना ड्राइवर के अपने आप धीरे धीरे वर्कशॉप के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसके टायर कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन वह जोर लगाकर आगे आ रहा था। ट्रक के हेडलाइट्स अजीब तरह से झपक रहे थे, जैसे वे आंखें मटका रहे हों। ये नहीं रुकेगा, मैंने कहा, ये मुझे और तुझे दोनों को मार डालेगा। रमेश ने अपने वर्कशॉप में रखी एक बड़ी जंग लगी जंजीर उठाई। हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, मेरे ट्रक ने एक भयानक आवाज के साथ ब्रेक मारा, खुद ब खुद, और वर्कशॉप के दरवाजे से बस कुछ इंच दूर रुक गया। फिर दरवाजे के शीशे से मैंने लटकी माई की आकृति को डैशबोर्ड के ऊपर धीरे धीरे उठते हुए देखा। वह अब धुएं की नहीं, बल्कि एक सड़ी हुई लाश की तरह दिखाई दे रही थी। उसने अपने सूखे खौफनाक हाथ से दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। धम धम धम, और फिर उसी फुसफुसाहट में आवाज आई, बाहर बाहर आ जाओ मेरे बेटे, डरने की क्या बात है। रमेश पूरी तरह से कांप रहा था। वह मेरे पास आया और बोला, राजेश, यह कोई सामान्य भूत नहीं है, यह ट्रक से चिपक गई है। अब यह तभी जाएगी जब ट्रक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या हम इसकी आत्मा को बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने पूछा। रमेश की आंखें अचानक एक कोने में रखी लोहे की पेटी पर गईं। मेरे दादाजी, जो भी एक मैकेनिक थे, एक चीज हमेशा कहते थे, भूत तभी तक मशीन में रहते हैं जब तक मशीन का दिल धड़कता है। दिल?
ट्रक का दिल क्या है? डीजल टैंक और इग्निशन। रमेश ने पेटी खोली। उसमें एक छोटी चांदी की कील और एक पुरानी सूखी तुलसी की माला रखी थी। हमें 2 काम करने होंगे। रमेश ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए फुसफुसाया। हमें टैंक के अंदर वह तुलसी की माला डालनी होगी। तुलसी आत्माओं को जगह छोड़ने के लिए मजबूर करती है। और फिर हमें इग्निशन पर यह चांदी की कील ठोकनी होगी। यह कील आत्मा के बंधन को तोड़ देगी। यह बहुत खतरनाक काम था क्योंकि चुड़ैल वहीं बैठी थी। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा। यह मेरा ट्रक है और यह मेरी लड़ाई है। नहीं, हम दोनों जाएंगे, रमेश ने दृढ़ता से कहा। जब मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा, तुम जल्दी से काम करना। हमने दरवाजा खोला और ट्रक के विपरीत दिशा में दुबक गए। ट्रक अब भी दरवाजे से चिपका खड़ा था। मैं हॉर्न बजाता हूं। रमेश ने एक दूसरा ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही शोर हुआ, लटकी माई का ध्यान भटक गया। मैंने मौका देखा और चुपचाप ट्रक के पीछे की तरफ भागा, डीजल टैंक की तरफ। टैंक का ढक्कन अपने आप घूमकर खुल गया। यह चुड़ैल मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मत करना बेटा, ट्रक के अंदर से आवाज आई। मैंने बिना डरे उस सूखी तुलसी की माला को टैंक के अंदर फेंक दिया। जैसे ही माला टैंक में गिरी, ट्रक के लोहे से एक जोरदार सिहरन भरी चीख निकली। ट्रक का इंजन और ज्यादा जोर से घर आया, जैसे वह तकलीफ में हो। अब अगला कदम, इग्निशन पर कील ठोकना। मैं केबिन के दरवाजे की तरफ भागा। लटकी माई अब विंडशील्ड पर वापस आ गई थी। उसका चेहरा भयानक गुस्से से भरा था। वह मुझ पर झपटने वाली थी। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इससे पहले कि वह मुझे पकड़ पाती, मैंने हथौड़ी से चांदी की कील को इग्निशन के छेद में ठोक दिया। धड़ाम! जैसे ही कील अंदर गई, ट्रक ने एक आखिरी भयानक चीख निकाली। उसके बाद ट्रक के अंदर भयानक शांत हो गया। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स बुझ गईं। लटकी माई की आकृति मेरे सामने हवा में धुएं की तरह फैल गई और फिर गायब हो गई। हम दोनों हांफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। क्या वह चली गई? रमेश ने कांपते हुए पूछा। मैंने टूटी हुई स्टीयरिंग पर हाथ रखा। कोई कंपन नहीं, कोई गंध नहीं। हाँ रमेश, वह चली गई। लेकिन तभी मैंने देखा कि इग्निशन पर ठुकी उस चांदी की कील पर अब एक गहरा काला धब्बा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्टीयरिंग पर था। चांदी की कील के इग्निशन में ठुकते ही जो भयानक शांति छाई, वह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। इंजन पूरी तरह शांत था और लटकी माई का धुएं वाला साया मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था। रमेश और मैं दोनों बाहर निकले। हमने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। राजेश, तुमने कर दिखाया। रमेश ने मेरी पीठ थपथपाई। तुम बहुत बहादुर हो। मैंने अपने ट्रक को देखा। वह अब सिर्फ एक मशीन थी, टूटा फूटा, दरारों से भरा, लेकिन आत्मा मुक्त। मैंने धीरे से इग्निशन से उस काली पड़ चुकी चांदी की कील को निकाला। वह छूने में ठंडी थी, लेकिन उस पर लटकी माई की दुष्टता का काला निशान साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वह कील और तुलसी की माला, जिसे हमने टैंक में डाला था, रमेश को दी और कहा, इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखो, शायद यह किसी और की मदद कर सके। रमेश ने कहा, अब तुम्हें क्या करना है? अब मुझे बस घर जाना है, मैंने जवाब दिया। मुझे इस ट्रक को ठीक कराना है और कुछ दिन आराम करना है। मैं अब कभी रात को अकेले उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। रमेश ने मेरा ट्रक ठीक करने का वादा किया, लेकिन उसने कहा, एक बात याद रखना राजेश, तुमने उसे हराया नहीं है, तुमने उसे बस निकाल दिया है। वह अभी भी उस बरगद के पेड़ के पास होगी, इंतजार कर रही होगी। मैंने रमेश को धन्यवाद कहा और उसके वर्कशॉप पर ट्रक छोड़कर बस से अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर मेरी पत्नी ने मेरी हालत देखी और चिंतित हो गई। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। उसने डर से कांपते हुए मुझे गले लगा लिया। अगले 2 हफ्ते मैंने आराम किया। रमेश ने मुझे फोन करके बताया कि ट्रक बिल्कुल ठीक हो गया है,
सिवाय स्टीयरिंग पर पड़े उस लाल सड़े हुए धब्बे के जो लाख कोशिश के बाद भी नहीं हटा, और विंडशील्ड पर पड़ी लंबी दरार अभी भी वैसी ही थी। कुछ दिन बाद मैं अपना ट्रक लेने गया। जब मैं ड्राइवर सीट पर बैठा तो मुझे अब भी डर महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। ट्रक स्टार्ट हुआ और इंजन की आवाज अब सामान्य थी। मैं अपने ट्रक को लेकर हाईवे पर निकला। मेरे सामने अब सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि जिंदगी का सफर था। मैं लगभग 2 महीने बाद उसी हाईवे से गुजर रहा था। दिन का समय था और मैं अब रात में उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही मेरा ट्रक उस कुख्यात बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां यह सब शुरू हुआ था, मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने ट्रक की गति धीमी की और किनारे पर झांका। पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा था, विशाल, डरावना और सुनसान। वहां कोई नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और एक्सीलरेटर पर पैर दबाया। तभी मेरी नजर अपनी साइड व्यू मिरर पर पड़ी। मिरर के कोने में मेरे ठीक पीछे बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक पुरानी सफेद साड़ी हवा में धीरे धीरे झूल रही थी, और उस डाल के नीचे जमीन पर एक सूखा पीला गुलाब पड़ा था। मुझे कोई आवाज नहीं आई, कोई हंसी नहीं आई, लेकिन जब मैंने स्टीयरिंग पर अपने हाथ रखे तो मुझे उस लाल धब्बे की ठंडी चिपचिपी महसूस हुई, और मेरे कान में फिर से वही भयानक फुसफुसाहट गूंजी जो अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। अगली बार अकेला मत आना बेटा, और थोड़ा और आगे, छोड़ दो। मैं जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत थी। उस दिन से मैं जानता था कि लटकी माई हमेशा मेरे ट्रक के सफर का हिस्सा रहेगी और मुझे बार बार उस बरगद के पेड़ तक खींचने की कोशिश करेगी। मेरा सफर जारी था, एक डर के साथ, एक दहशत के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।